सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ करके हमले की सारी गुत्थी सुलझाने के लिए लगी हुई है। साथ ही आरोपी को आज सैफ के घर ले जाकर एक बार फिर से उसी सीन को रिक्रिएट कराने की तैयारी है। इस बीच शहजाद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि शहजाद 2 दिन तक मुंबई में पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन आखिरकार ऑनलाइन पेमेंट के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शहजाद के वर्ली के एक स्टॉल पर पराठे खाने के बाद उसके बाद पानी पी और पराठे पानी के लिए उसने ऑनलाइन पेमेंट का जरिया चुना, यानी कि उसने पेमेंट ऑनलाइन की यूपीआई के जरिए। पुलिस ने जब स्टॉल मालिक से पूछताछ की तो उसने शहजाद के पेमेंट का पूरा डिटेल बता दिया। इसके बाद पुलिस को शहजाद का मोबाइल नंबर मिल गया। पुलिस ने जब शहजाद का मोबाइल नंबर ट्रेस करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन थाने में जाके मिली। इसी के बाद मुंबई पुलिस की टीमें वहां पहुंची और हीरानंदानी स्टेट के पास झाड़ियों में छिपे शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश मौर्य लीलावती में है और साकेत इस वक्त मौजूद है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। साकेत, कितने बजे तक लग रहा है कि आरोपी को लेकर जाया जाएगा सैफ अली खान के घर पर, ताकि सीन को रिक्रिएट किया जा सके और यह आखिरकार पूरी घटना हुई कैसे, उससे पर्दा उठ सके? बिल्कुल, देखिए, आरोपी को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई है। ऐसे में आपने मेरे पीछे अभी देखा होगा कि केस से जुड़े हुए अधिकारी इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं और लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे आरोपी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें देखिए फिलहाल एक जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये पता चला है कि आरोपी बांग्लादेश में रहते हुए स्पोर्ट्स खेलता था। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि सैफ जिम जाते हैं, काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, ऐसे में एक इस प्रकार का व्यक्ति उनके ऊपर कैसे हावी हुआ। तो लगातार पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उसने बातचीत और पूछताछ के दौरान ये दावा किया है कि वो बांग्लादेश में जिस वक्त था वो कुश्ती खेला करता था। तो एक नई जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस क्लब में ये काम करता था वर्ली के, वहाँ अगस्त के महीने में, यानी कि अगस्त 2024 में साकेत, इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है यूपीआई पेमेंट, क्योंकि यूपीआई पेमेंट के जरिए ही उस तक पुलिस पहुंच पाई थी। बिल्कुल, जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद अगर आप देखिए तो वो घर से निकला, घर से निकलने के बाद वो दादर गया, दादर से वर्ली गया और लगातार उसकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए तो जांच हो ही रही थी। वहीं सेल टावर जो होता है घर के पास का, यानी कि सैफ अली खान के घर के पास जो भी फ़ोन एक्टिव थे उस वक्त, उनकी जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को नंबर मिला होगा और उसके बाद आरोपी को ट्रेस करते हुए वर्ली की लोकेशन मिली होगी। जैसे ही लोकेशन मिली, उन्होंने यूपीआई पेमेंट के जरिए जिस तरह से उसने पेमेंट किया, उससे नंबर लिया, उसकी डिटेल्स ली, बैंक डिटेल्स ली और वहीं से आरोपी का पर्दाफाश हुआ। आरोपी का नंबर का जो है मिलान किया गया होगा और उसके बाद पुलिस की टीम को उसकी लोकेशन का पता चला। हालांकि पुलिस को थाने में भी उसे खोजने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि फ़ोन का उपयोग वो कर नहीं रहा था। शायद उसने अपने फ़ोन को उस वक्त बंद कर दिया था। लेकिन ये भी बहुत दिलचस्प है कि जिस आरोपी को लगातार ढूंढा जा रहा था, आखिरकार उसके एक डिजिटल पेमेंट ने उसको पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। अब आरोपी शहजाद ने 15 तारीख की रात, यानी कि 16 तारीख की आप कह सकते हैं कि देर सुबह यानी 2:30 बजे सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से हमला किया था। इसके बाद वो फरार हो गया था। मुंबई पुलिस की 35 टीमें उसे तलाश रही थी और 19 जनवरी की रात करीब 2 बजे उसे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आरोपी शहजाद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और अब आज पुलिस किसी भी वक्त हमलावर को सैफ अली खान के घर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। अब क्राइम सीन रिक्रिएट करके पुलिस यह पता लगाएगी कि शहजाद इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में कैसे घुसा, वारदात के बाद भागने में कैसे सफल हुआ। जब वो बिल्डिंग में घुसा तो सैफ, करीना और उनके बच्चे थे। हाउस हेल्प और दूसरे स्टाफ कहां थे? उसने सैफ पर कैसे चाकू से अटैक किया? वो अपने साथ कौन कौन से हथियार लेकर पहुंचा था? इसके अलावा उसके खून के निशान लगे कपड़े और क्राइम के दिन उसके पास मौजूद दूसरे हथियार, सामान की रिकवरी भी अब पुलिस को करनी है। तो पुलिस के सामने अब पूरे सीन को रिक्रिएट करके इसको खुलासा करना और साथ ही उससे पूछताछ करना कि क्या इसमें कोई और लोग भी शामिल थे। सैफ अली खान के चाकू कांड के मामले में रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोपी शहजाद सतगुरु शरण बिल्डिंग की 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा था। इसके बाद हमलावर बिल्डिंग में लगे एक पाइप का इस्तेमाल करके 12वीं मंजिल पर चढ़ा
और फिर बाथरूम की खिड़की के रास्ते सैफ और करीना के फ्लैट में घुस गया था। और इस दौरान उसके सैफ के बेटे जहांगीर की नानी ने उसे देख लिया, जिसके बाद घर में शोर मचा। आवाज सुनकर सैफ अली खान नीचे आए और उसके बाद जैसे ही सैफ अली खान और इस आरोपी की आमने सामने हुई तो उस पर हमला किया गया। दिनेश, जिस तरह से चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि पहले तो कैसे वो पकड़ा गया यूपीआई, लेकिन बड़ी बात है कि वो किस तरह से 12वीं मंजिल पर पहुंचा, और आज जब सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो और सही ढंग से सामने निकल कर आएगा कि कैसे उसने घर में दाखिल होने के लिए रास्ता चुना और उसके बाद भागने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें सबसे अहम है कि आखिर जब वो इस बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा तो उसने 12वीं मंजिल ही क्यों चुनी, क्योंकि उस कमरे में सैफ के बेटे रहते थे। तो ये क्या उसका सिर्फ चोरी के अलावा भी कोई बड़ा मोटा प्लान था, इसे भी जो है पुलिस क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले आरोपी जो है उस जगह पर एक सैफ की पार्टी के दौरान हाउसकीपिंग का काम कर रहा था, जो इनिशियल जानकारी सामने आई है। तो क्या उसी दौरान ही क्या इस आरोपी ने रेकी कर ली थी कि उस 11वीं मंजिल से लेकर 13वीं मंजिल तक कौन शख्स किस बेडरूम में रहता है, कौन से फ्लोर पर रहता है, क्योंकि जब वो 8वीं मंजिल से पाइप के रास्ते ऊपर जा रहा था तो 11वें फ्लोर पर आ सकता था, 13वें फ्लोर पर जा सकता था, लेकिन वो 12वीं मंजिल पर गया जहां पर उनके बेटे जो है सैफ के, उनका कमरा था। तो उसके पीछे क्या वजह है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा एक और अहम बात सामने आ रही कि ये लगातार जिस तरह झूठ बोलता, और घटना के कुछ दिन पहले बाबा अस्पताल में जो सैफ के घर से काफी करीब है, उस जगह पर भी उसने कुछ दिनों तक काम किया था और उस दौरान उसने उस पूरे इलाके की रेकी की थी, क्योंकि जिस जगह ये खार का इलाका हो या फिर बांद्रा का इलाका हो, यहाँ पर कई और बड़े फिल्मी सितारे भी रहते हैं। तो क्या ये जो आरोपी है इसके निशाने पर सैफ का ही घर था, क्योंकि सैफ के घर में वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में प्रवेश करना बेहद आसान है, खास तौर पर पीछे के रास्ते से जहां पर उतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, सीसीटीवी नहीं होती है। तो क्या सिर्फ सैफ ही इसके निशाने पर था या फिर अन्य सितारे भी जो है उसके निशाने पर थे? इस एंगल को भी पुलिस वेरीफाई कर रही है। दूसरी, जैसे कि जो इस मामले की शिकायत करता है मेड है, उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है और कहता है कि जब मेड ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, आरोपी कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या पहले से वो प्लान बनाकर आया था कि इस तरह से उस कमरे में घुसना है और इतनी बड़ी रकम की मांग करनी है? दूसरी अहम चीज, इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब सैफ अपने परिवार को बचाकर बाहर आ गया और उस कमरे को लॉक कर दिया, तो आरोपी ने फिर उसी रास्ते से, यानी फिर बाथरूम के भीतर प्रवेश किया, देन खिड़की के जरिए, फिर पाइप के जरिए वह नीचे 8वीं मंजिल तक आया और वहां से वो बाहर निकला। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या इसके साथ कोई और भी शख्स इन्वॉल्व था? क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो मुंबई में रहते हैं, जिनकी तलाश पुलिस अक्सर करती है। लेकिन साथ ही दिनेश, और भी शख्स शामिल है? आपने जितनी बातें बताई उसमें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो आरोपी है शहजाद, इसको पता था कि किसके फ्लैट में दाखिल होना है, वो जानता था। ऐसा नहीं था कि जो घर मिला उसमें घुस गया। साकेत, ये तो एक बहुत अहम कड़ी बन जाती है कि उसको पहले से पता था कि कहां जाना है, किसके घर में घुस के क्या करना है। तो ये जो पूरा का पूरा प्लानिंग उसने किया था, बहुत पहले से करके रखा हुआ था। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि लगातार वो अलग अलग इलाकों की रेकी कर रहा था। अब ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि उसे इस घर के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि बांद्रा के इलाके में अगर देखा जाए तो वो कई जगहों पर काम कर चुका था और इसके अलावा जिस कंपनी की तरफ से, जिस हाउस कीपिंग कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी की तरफ से भी ये जानकारी मिल रही है कि बीते दिनों सैफ के घर में काम करने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो क्या ऐसे में वो उस घर के अंदर घुसा था? क्या उसे पहले से इस बारे में जानकारी थी कि कौन सा सामान किस जगह पर रखा हुआ है? और इस कड़ी में अगर आप देखिए तो जिस वक्त जो मेड जिस वक्त उनकी नींद खुली वो बाहर निकली, उस वक्त उन्हें इस बात का आभास हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से मेड की नींद खुली इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? क्योंकि हो सकता है कि उस सिचुएशन में अगर उनकी नींद न खुली होती तो वो वहाँ से चोरी करके भागने में सफल होता। और ऐसे में ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि क्या उस वक्त फिर सैफ जिस तरह से चोटिल हुए उतने चोटिल ना होते। और ये भी सवाल उठ रहा है कि करीना ने अपने बयान में जिस तरह से ये बात बताई थी कि वो चोरी करने के इरादे से अंदर घुसा, लेकिन जिस तरह से वो अग्रेसिव तरीके से सैफ पर वार कर रहा था उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि वो चोरी करने घुसा। लेकिन साथ ही जब पूछताछ होगी तो इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि आखिरकार शहजाद ने सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना, उसके टारगेट पर क्यों
सैफ और करीना का घर ही था? यह भी बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पूछताछ के बाद मिलेगा। और इस बीच आपको बता दें, सैफ अली खान की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें अस्पताल से कब डिस्चार्ज करना, इस पर डॉक्टर आज फैसला लेने वाले हैं। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन डांगे के मुताबिक आज सैफ की मेडिकल जांच होगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि सैफ को कब डिस्चार्ज करना है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने पहले संकेत दिए थे कि सैफ को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सबसे राहत की बात यह रही कि सर्जरी सफल रही है और बहुत अच्छी तरह से सैफ रिकवर भी कर रहे हैं। अब आरोपी शहजाद बांग्लादेशी नागरिक है, इसको लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया। संजय राउत ने कहा कि बीएमसी चुनाव से पहले बांग्लादेशी एंगल दिखाकर बीजेपी भय पैदा करना चाहती है। अगर आरोपी बांग्लादेश से है और वो महाराष्ट्र कैसे आया, ये किसकी जिम्मेदारी है? बता रहे भाजपा वाले, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल, क्या बोलता है, कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको, तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। तो क्या है, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है ना, तो लोगों को डराते हैं, लोगों के मन में भय निर्माण करते हैं।